हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की 6th क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये चैप्टर आप बारीकी से समझ लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन भी इसमें बताऊंगा आपको, जिसके माध्यम से आपको जो है पेपर देने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बताते हैं आपको कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का उपकरण है जो कंप्यूटर में डाटा उन प्रोग्राम को संग्रहित करता है और कुछ नहीं होता है। तो बस हम इसको यही कहते हैं मेमोरी क्या है, एक उपकरण है, यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कि आपके डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित करता है, अपने पास संजो करके रखता है, उसी को हम मेमोरी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होती है उसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी दो प्रकार की होती है मुख्यतः। आप मेमोरी जो होती है वो सिर्फ दो प्रकार की ही होती है, बाद में इसके बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं मुख्यतः। बाकी तो मेमोरी कई प्रकार की होती है। अभी में हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि आपका डाटा जो है उसको कार्य करने में मदद करती है, कंप्यूटर को कार्य करने में मदद कराती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी वो होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी के साथ मिल करके काम करती है, वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, ये इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की, यानी कि मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो मुख्य मेमोरी जो होती है उसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो होती है इसकी रैम बोला जाता है, और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम बोला जाता है। ये क्या होती है, दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, और इसमें जो फर्स्ट होती है यही प्राइमरी मेमोरी होती है और इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो बाहर से लगाते हैं आप लोग, उसी को कहते हैं। बाकी यहाँ पे आप दो ही होती हैं जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म रैम होता है, याद रखिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड, यानी कि रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकें। तो हम बात कर लेते हैं रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ये भी आप कहीं नोट डाउन कर लें कि रैम को जो है वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रैम की। तो रैम की होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है डायनेमिक रैम, दूसरा होती है स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम जो होती है वो आपकी जो होती है उसको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसको हम एच डी रैम बोलते हैं और आर डी रैम बोलते हैं और डी डी रैम बोलते हैं। तो एच डी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और आर डी रैम होता है वो रैम्बस डायनेमिक रैम होता है, और डी डी रैम होता है डबल डाटा डायनेमिक रैम। तो ये जो होती है इनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पीड है, किसी की स्पीड स्लो होती है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये डायनेमिक, इनका फुल फॉर्म आप याद रखिए, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए कि फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि एच डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, आर डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और डी डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप फुल फॉर्म कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की, जिसको हम एस रैम भी बोला जाता है। स्टैटिक रैम में नॉन वोलेटाइल एस रैम, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन वोलेटाइल एस रैम आता है, एक होता है स्पेशल एस रैम होता है, एक होता है एसिंक्रोनस एस रैम, और जो चौथा होता है वो होता है सिंक्रोनस एस रैम। तो यहाँ पे जो स्टैटिक रैम होती है वो भी आपकी चार प्रकार की होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एस रैम है इसके साथ साथ में आपका नॉन वोलेटाइल है, स्पेशल है, यानी कि जो आपके पीछे का रैम है तो वो एस रैम स्टैटिक रैम ही है। और यहाँ पे इसके आगे जो कुछ वर्ड्स याद हो सके आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप लीजिए पूछ गया यहाँ पे कि ये नॉन वोलेटाइल और एस रैम किसका उदाहरण है, तो आप इसको बता सकते हैं स्टैटिक रैम का उदाहरण है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद में अब हम आगे की जो बात कर लेते हैं, जो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको हम रीड ओनली यानी कि रोम बोलते हैं। तो रोम के प्रकार जो होते हैं, रोम तीन प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आपके सामने ही। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा फॉर्म लिख दिया है, आप इसे कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे देख सकते हैं रोम का जो पहला होता है उसका उदाहरण, तो यहाँ पे इसको पी रोम बोलता है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है जैसे कि एक कैसेट होती है, सीडी होती है, उसके ऊपर सीडी रोम लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि रीड ओनली होती है, आप उसको केवल पढ़ सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं।
तो ऐसी मेमोरी जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में होती है, जिसको हम जैसे कि बोल सकते हैं, आप एक एंटीवायरस का नाम सुना होगा आपने, जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आपको एक सीडी दी जाती है। उस सीडी में क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक बार ही यूज होता है, उसको आप जब यूज कर लेते हैं तो उसका काम खत्म हो जाता है, उसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। उसमें एक प्रोग्राम पड़ा होगा जिसको आप यूज कर देंगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा, तो उसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। या फिर आप विंडोज़ की सीडी ले सकते हैं, वो भी प्रोग्रामेबल होती है। उसके बाद में आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं हाई डाटा रेट से, मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे सिंपल इसको मेमोरी की तरह फॉर्मेट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको रिमूव भी करना चाहते हैं तो हाई इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो तीसरा और आखिरी जो रोम है, उसकी फुल फॉर्म करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईईपी रोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ जाहिर कर दिया गया कि इलेक्ट्रिकल से माध्यम से जो आपकी मेमोरी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईईपी रोम बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको फुल फॉर्म ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म ही आपके जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर आज आप बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के बाहर की मेमोरी होती है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सीपीयू के बाहर की, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, तो वो क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज, आप उसको बाहर से लगाते हैं एक यूएसबी के माध्यम से, या फिर आप कार्ड रीडर के माध्यम से किसी भी तरीके से उसको यूज करते हैं, तो वो क्या होता है आपकी, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज क्षमता की। तो इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है, जो मेन मेमोरी होती है आपकी उससे अधिक होती है सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता। और इसकी मेमोरी की तुलना में जो होती है, इसकी में मेमोरी की तुलना स्पीड की और प्राइस दोनों ही कम होते हैं। मतलब इसमें स्पीड भी कम होगा और इसका प्राइस भी बहुत कम होता है। मतलब कि अब मार्केट में लेने जाते हैं तो 200, 250, 300 से मेमोरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। और स्पीड की बात करें तो ये जो होती है रैम और रोम से बहुत कम स्पीड होती है इसकी ट्रांसफ़र की। अब इसमें स्टोरेज किए गए डाटा को हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप इसमें कोई भी डाटा रखेंगे तो उसको भविष्य में कभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको मेमोरी में जो भी डाटा आपने रखा है उसको कभी भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप जब भी लेना चाहते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि जो इसमें हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और ये सारी डिस्क होती हैं उसको हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। ये भी एक डाटा स्टोर करने के लिए होता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये जो होती हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। सीडी आर हो गया या फिर डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी पूछा जा सकता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कि जो है सीडी और डीवीडी किस डिस्क के उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। ये आप याद कर लीजिएगा जरूर करके। सॉलिड स्टेट डिस्क यानी कि एसएसडी, जो कि अभी जल्दी चलन में आई है, जिसको हम सॉलिड एसएसडी बोलते हैं। तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जो नया होता है वो कई बार पूछा भी जाता है। तो एसएसडी क्या है, एक होता है स्टैटिक स्टेट डिस्क होती है, यानी कि पहले जो होती थी हार्ड डिस्क होती थी, उसके अंदर एक कैसेट लगी थी जो घूमती थी तब काम करती थी। लेकिन एसएसडी क्या है, एक मेमोरी के जो आईसीआई लगी होती हैं तो स्पीड इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए एसएसडी मार्केट में ज़्यादा मिल रही है। एसएसडी में जैसे कि पेन ड्राइव आता है और फ्लैश ड्राइव होता है, ये भी क्या होती हैं, एसएसडी होती हैं। और एसएसडी की तरह अब हार्ड डिस्क भी बनने लगी हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क का जो है बहुत पुराना डिवाइस है, मतलब एक बहुत पहले यूज होता था फ्लॉपी डिस्क, अब तो इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे जो है राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का एक फ़ोटो भी लगा दिया है। और यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसमें दो तरह के मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। जो दोनों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ जो चढ़ा होता है उसका फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो होता है मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ में फ्लॉपी डिस्क में डाटा ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क में जो होता है डाटा आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे स्टोर होता है, तो उसमें ट्रैक्स और सेक्टर में जो डाटा आपका स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज़ की होती हैं, आपको साइज़ यहाँ पे दिया गया है। जो आपकी 8 इंच की साइज़ होती है उसकी उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 80 केबी की होती है, यानी कि जो 8 इंच की सबसे बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 80 केबी ही डाटा आप स्टोर कर सकते हैं।
और एक होती है 5.5 इंच की, यानी कि 5.15 सही 1.2, यानी कि 5.5 इंच जो होती है उसमें 1.2 MB का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। और 3.5 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1.44 MB आप रख सकते हैं। तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि ये जो साइज होती है इसके आकार के हिसाब से उसका विपरीत होता है। तो आप जब भी कहीं पे क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटी इकाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा डाटा आता है यहाँ पे। लेकिन जो है तो ध्यान रखिएगा 5.5 इंच जो होती है 1.2 MB, और जो 3.5 इंच होती है वो 1.44 MB, और जो सबसे बड़ी होती है जो 8 इंच की होती है वो 80 KB डाटा स्टोर कर सकती है फ्लॉपी डिस्क। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क भी क्या होती है, इसको HDD भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती हैं, तो हार्ड डिस्क एक धुरी पर लगी हुई एक वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का समूह होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर एक फोटो डाल रखी है जिसमें आप देख सकते हैं एक डिस्क लगी हुई है जो कि एक हार्ड डिस्क होती है, और इसके साथ साथ में कुछ और डिवाइसेस होते हैं इसमें, जो कि इसमें एक देख सकते हैं एक पिन लगी होती है जो कि इसके ऊपर मूव करती है और डाटा को ये उसको पढ़ती है, रीड करती है और आपको आपके सामने प्रदर्शित करती है। तो इसी को हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और ये वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है, कई सारी इसमें डिस्क लगी होती हैं, उसी के आधार पे जो है आपके डाटा को स्टोर करती है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब एक सीडी होती है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, सीडी का ही फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा केवल एक बार लिखा जाता है। यानी कि आपको पता है कि जब हम किसी सीडी में कोई डाटा रखते हैं तो वो सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, बाद में उसको कई बार हम रीड कर सकते हैं यानी कि पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस डाटा को जो है इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर इसमें कितनी बार आप जो भी एक बार उसमें डाटा डाल दिया है तो उसको कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है, इसकी भीतरी परत एल्युमिनियम की बनी होती है और चुंबकीय डिस्क पर एक चुंबकीय चिन्ह बनाए होते हैं जिस पर सीडी पर डाटा पिट्स यानी गड्ढा और लैंड्स यानी कि भूम के रूप में स्टोर हो जाता है। और स्टोरेज क्षमता इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB की होती है। तो आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूं कि आपको इसमें क्या याद रखना है। तो चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, यानी कि डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको हम सीडी पर डाटा जो होता है पिट्स यानी गड्ढे और लैंड यानी कि भूमि के रूप में स्टोर होता है। तो ये याद रखना है कि सीडी में जो डाटा होता है वो किस रूप में स्टोर होता है। तो वहाँ पे यानी कि गड्ढे और भूमि यानी कि पिट्स वो पहले से बने होते हैं ब्लैंक सीडी में, और जब उसमें डाटा भरा जाता है उसमें गड्ढे जो होते हैं वो समतल हो जाते हैं। अब आपको जो गड्ढे होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें एक ऐसे गड्ढे होते हैं जो कि वो डालने के बाद जो डाटा डालने के बाद वो छिप जाते हैं। तो उसके आधार पे वो उसको भूमि बन जाती है और वहाँ पे डाटा आपका स्टोर हो जाता है। उसके बाद में आप उसको इरेज नहीं कर सकते। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी वो 700 MB होती है, इससे ज़्यादा आप डाटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क की, यानी कि इसको डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क दोनों बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके सामने अगर डिजिटल वीडियो डिस्क आ रहा है तो आप उसी को सही कर सकते हैं, या फिर आप वर्साटाइल डिस्क आ रहा है तब उसको भी आप सही कर सकते हैं। दोनों में से एक ज़रूर होगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों फुल फॉर्म ही सही होते हैं। फिलिप्स और सोनी द्वारा 1995 में डीवीडी का ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया था। एक डीवीडी में न्यूनतम स्टोरेज 4.7 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखना कि दोस्तों इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो सीडी की क्षमता होती है वो केवल 700 MB होती है, लेकिन डीवीडी की क्षमता जो होती है 4.7 GB होती है, यानी कि 4.7 GB डाटा वो स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे ब्लू डिस्क की बात करें तो ब्लू डिस्क सिंगल लेयर ब्लू डिस्क, यानी कि ये दोनों तरीके से आपकी ब्लू डिस्क जो होती है जिसको हम बीडी बोलते हैं, ये दोनों तरफ डाटा को स्टोर करती है। यानी कि आप एक तरफ से स्टोर करेंगे फिर उठा करके दूसरी तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ से भी डाटा स्टोर हो जाता है। सिंगल लेयर ब्लू डिस्क में 25 GB डाटा तथा डबल लेयर ब्लू डिस्क में 50 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी कि एक तरफ इसमें 25 GB होता है प्लस दूसरी टाइप भी 25 GB होता है, दोनों मिला करके आपका 50 GB डाटा इसमें स्टोर हो सकता है जो ब्लू डिस्क होती है। आगे हम बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू जो है अपने निर्देशों को स्थायी और टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है
जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है, यानी कि जो आपकी रैम होती है किसी प्रोग्राम को वो रन नहीं कर पा रही है, उसके लिए जो होता है आपको वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करना होता है। आप बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने के बाद ही वो सही से काम करते हैं, तो उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब कैश मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी का ही एक उदाहरण है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। जैसे कि एक प्रकार की विशेष प्रकार की मेमोरी जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है, यानी कि सीपीयू के और मेमोरी के बीच की एक कड़ी होती है जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी जो कि स्टैटिक रैम एस रैम चिप का उपयोग करती है, ये एस रैम चिप का उपयोग करती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखना। कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी में सर्च करता है। जब आपके कंप्यूटर में किसी चीज़ को प्रोसेसर जो होता है आपका उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो वो कहाँ पहले ढूंढेगा, पहले आपके प्रोसेसर को जो वो जाएगा आपकी कैश मेमोरी में ढूंढेगा। जब उसको नहीं मिलेगा तब वो आपको जाके अंदर की स्टोरेज को उपयोग करता है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। बफर का मतलब जैसे कि आप कोई डाटा आप मेमोरी में रख रखे हैं तो वो क्या करता है, वो पहले से ही उस डाटा को अपने अंदर स्थापित कर लेता है। जब भी आपके जो प्रोसेसर है जिसको ज़रूरत पड़ी तो उस डाटा को वो बफर के पहले से रखा रहता है तो वो आपको उठा करके डायरेक्टली दे देता है, तो इसी को बफर कहते हैं। आप याद रखिए कि जब आप यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक वाइट लाइन इसके सामने आपको नज़र आती होगी चलती हुई, जो कि वाइट लाइन है। तो आपका उसके पीछे आपका रेड लाइन चलती है कि आपने इतने तक मेमोरी को, इतने तक आपने इस वीडियो को देखा है। उसके सामने जो वाइट लाइन होती है तो आप डाटा बंद कर देंगे तब भी जहाँ तक आपकी वाइट लाइन गई हुई है वहाँ तक आप उस वीडियो को प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं। तो जो आप आगे का जो डाटा होता है वो बफर हो चुका होता है, मतलब उसको उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया है। तो आपका जो है वीडियो को एक्सपीरियंस जो होता है वो बना रहता है, वो आपका एक्सपीरियंस रुकता नहीं है, वीडियो चलता रहता है। वो नेटवर्क जैसे ही आता है उसको आगे तक वो बफर कर लेता है, उसी को बफर मेमोरी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी के हेरेचरी के बारे में। इसको हम पदानुक्रम बोलते हैं, हेरेचरी इसको बोलते हैं। आप इंग्लिश में इसको हेरेचरी कह सकते हैं और मेमोरी को पदानुक्रम आप हिंदी में कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। मेमोरी को मूलतः दो आधार पर विभाजित किया गया है, जिसको हम यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ एक्सेस टाइम, यानी कि कैपेसिटी तथा एक्सेस टाइम के आधार पर दो तरीके से उसको हम जानते हैं। तो मेमोरी को मूलतः दो आधार पर विभाजित किया गया जो कि कैपेसिटी और एक्सेस टाइम है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटी जो तो रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर क्या होती है, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे चार प्रकार की आपकी मेमोरियाँ होती हैं। सबसे पहली मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो ये मेमोरी का आपका पदानुक्रम है। तो रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे जो एरो दी गई है इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। एरो का मतलब ये होता है कि जब ये एरो इस तरफ को जा रही है तो ये क्या करती है, आपके प्राइस को शो कर रही है कि आपकी मेमोरी जो होती है प्राइस जो होता है वो कितने स्पीड से आपका यहाँ पे प्राइस कितना है कैसे नहीं। तो ये आपका ये प्राइस बताती है कि आपका प्राइस कितना है। और तो आप प्राइस जो होता है उसके आधार पे आप इसको देखते हैं कि जैसे कि पहले ये जो है सबसे सस्ती होगी, फिर उसके बाद में ये महंगी होगी, फिर इससे ज़्यादा ये महंगी होगी और इससे ज़्यादा ये महंगी होगी। और इधर क्या होता है, इधर आपका स्टोरेज शो करता है कि आपका स्टोरेज कितना होगा। तो ये सबसे कम होगा, सबसे कम स्टोरेज होगा, फिर ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर आप इसको देखेंगे तो ये इससे ज़्यादा होगा और उसके बाद में ये आपका उससे ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है, स्टोरेज को शो करता है। ये आपका स्टोरेज जो होता है वो इधर की तरफ को बढ़ रहा है, लेकिन ये जो प्राइस है वो इधर की तरफ, यानी सबसे महंगा जो होता है रजिस्टर होता है। फिर उसके बाद में उससे जो सस्ता होता है वो कैश मेमोरी होगी, फिर उससे सस्ती होगी मेन मेमोरी, फिर उससे सस्ती होगी आपके सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करें तो सबसे कम स्टोरेज होगा रजिस्टर का। उसके बाद में कैश मेमोरी की बात करें तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मेन मेमोरी की बात करें तो उससे भी ज़्यादा होगा और सेकेंडरी की तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो इधर जो है स्टोरेज के लिए लाइन बनाई गई है और इधर की लाइन जो है वो उसकी जो है प्राइस के लिए बनाई गई है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिट जो होता है वो एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक बिट का बराबर एक बाइनरी डिजिट के होता है। और यहाँ पे 4 बिट बराबर एक निबल के होता है, यानी कि एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। 8 बिट की बात करें तो 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है। ये आप जरूर कहीं नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है मेमोरी से। तो इसका पूरा का पूरा चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है आगे चल के। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो 1 पॉइंट यानी कि 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट्स के होता है।
जो कि इसको हम केबी बोलते हैं। आप नेट भी यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपका डाटा केबी में चलता है, उसको हम किलोबाइट बोलते हैं। अब 1024 किलोबाइट बराबर 1000 MB होता है, यानी कि 1 MB होता है, सॉरी 1 MB होता है। और 1 MB बराबर 1 मिलियन बाइट्स के होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज़रूर याद रखिएगा कि 1 MB बराबर 1 मिलियन बाइट्स के होता है। तो 1 MB में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। उसके बाद में 1024 MB जो होता है उसमें आपका 1 GB होता है, जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं। और 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स होता है। ये भी आप कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप जरूर इन दोनों को तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। अब 1024 GB में क्या होता है, एक TB होता है जिसको हम टेरा बाइट बोलते हैं। 1024 TB में होता है आपका एक पेटा बाइट, जिसको हम PB बोलते हैं। और 1024 PB यानी कि पेटा बाइट में यानी कि 1 PB, और जो होता है 1 PB बराबर 1 EB भी होता है, जिसको हम एक्सा बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, 1024 PB होता है, जिसमें आपका एक 1 एक्सा बाइट होता है, जिसको हम EB बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ज़रूर इसको सही कर लीजिएगा, आप अपने तरीके से सही कर लीजिएगा, यानी कि 1024 होता है इसमें। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे 1024 EB है। तो EB में क्या होता है, एक ZB होता है यानी कि जोटा बाइट होता है। और 1024 ZB यानी कि जोटा बाइट में आपका होता है 1 YB यानी कि योटा बाइट। उसके बाद में 1024 YB यानी कि योटा बाइट में एक ब्रंटो बाइट होता है। और 1024 ब्रंटो बाइट में एक गोपा बाइट होता है। तो यह आप जरूर याद कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, आपको ये कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट में बताइए, कि अगर हमें इसको आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप PDF चाहते हैं मेरे इस पूरे चैप्टर की, तो आपको चैनल को हमें सब्सक्राइब करना होगा, कि 1 के सब्सक्राइबर पर मैंने बोला है कि मैं PDF को आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जल्दी से जो है सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और चैनल के नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।